हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं भैया लोग आप लोग अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है और क्या है, स्वागत है हमारा मतलब आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कोई मस्ती मजाक नहीं है, चलते हैं सीधा टॉपिक पे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही नंबर 1 टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। सुपर थासू दम सीन है आप आज की मज़ेदार सेशन बनने वाला है। तो क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं क्या होता है परमाणु की संरचना। अब भैया परमाणु क्या है ना, और संरचना क्या है, कुछ हमें नहीं पता है सर, हमें बताइए। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये कैसे हम बताएंगे आपको, जब आपको कुछ नहीं आता। तो ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ध्यान से देखिए और समझिए। हम केवल हमारी लैंग्वेज को आप लोग अटैक करिए बस। मेरी लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो पक्का आपको समझ में आ जाएगा। ये सारा खेल लैंग्वेज पे डिपेंड है, और थोड़ा सा माइंड पे फोकस करिएगा। अपने मुंह से कहिएगा, कान से कहिएगा कि सुन के थोड़ा सा हल्का सा दिमाग पे ट्रांसफ़र करिए कि हाँ क्या भैया या क्या सर ये सही कह रहे हैं, आई एम राइट, अंडरस्टैंड। चलते हैं अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। परमाणु क्या है भैया, परमाणु कोई भी चीज़ है, जितनी भी दुनिया में है सब चीज़ परमाणु है। क्या आप मेरी बात मान सकते हैं? नहीं मान सकते, लेकिन हम अपना प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ मिनी पार्टिकल से मिलकर बनी है। छोटे छोटे परमाणुओं से, अणुओं से मिलकर ही बनी है, ठीक। तब हम उसको कहते हैं अणु। और उसको ना, अणु एक ऐसी चीज़ है, यानी परमाणु एक ऐसी चीज़ है, ना उसको हम नष्ट कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, तोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि उसको छोटे छोटे भागों में अलग किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, अंडरस्टैंड। वही बात परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी में बताई गई है डाल्टन साहब के। देखिए, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये क्या है भैया, छोटे छोटे कणों, जैसे हमने आपको बताया था ना। एक मिनट अभी आपको समझा दे रहे हैं तुरंत, 100% समझ में आ जाएगा। एक मिनट, हाँ वीडियो चल रही है। तो सर माय डियर, देखिए ये न्यूज़पेपर है, पेपर है समझ लीजिए, बस न्यूज़पेपर ना हो ज़रूरी नहीं है कि ज्ञानी नहीं बनना हम लोग को। ये मैंने तोड़ दिया 2 भागों में, लुक एट, ओके। क्या अब इससे हम कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर अब ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, अब ये कुछ नहीं है? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल। इसको हम कह सकते हैं ये अभी भी न्यूज़पेपर है, ये अभी भी न्यूज़पेपर है। अच्छा चलिए ठीक है, ये वाला जो फाड़ा था आधा, अब इसको दोबारा फिर हम फाड़ते हैं ये, ओके। क्या ये ख़त्म हो गया? क्या नहीं ख़त्म हो गया? अब ये नहीं ख़त्म हुआ ना। जितनी बार हमने 2 भाग किया इसका, है ना, 2 भागों में बांटा, फाड़ा, तो उतनी बार क्या ये ख़त्म हुआ कि एकदम ख़त्म हो गया था? न्यूज़पेपर नहीं ख़त्म हुआ। तो बस यही फंडा है सीधा इसका, परमाणु का। हम कितने भी भागों में इसके ख़त्म तोड़ें, इसको कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इसको हम छोटे छोटे भागों में अलग कर सकते हैं। महीन पार्टिकल में, छोटे छोटे मिनी पार्टिकल में अलग कर सकते हैं। ये है, ये मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए ये एक इतना लोहे की बॉल है, ठीक। इसको हम ऐसे काट लिए, एक भाग ये कर लिए, एक भाग ये कर लिए, एक भाग ये कर लिए, एक भाग ये, है ना, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या अब हम कह सकते हैं कि ये लोहा नहीं है, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया? है सब परमाणु। वैसे ये परमाणु है, परमाणु को हम कितना भी तोड़ दें, ये है तभी परमाणु। इनके अंदर तब भी न्यूक्लियस होगा, तब भी न्यूक्लियस होगा, तब भी न्यूक्लियस, तब भी न्यूक्लियस होगा, है ना, समझ गए। अब हम सीधा आते हैं पॉइंट पे। ये क्या कहे थे, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, इन्हें कणाद ने बताया। कणाद एक वैज्ञानिक थे भैया, है ना, वो पहले उन्होंने बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर। हाँ भैया चलो ठीक है, मान लेते हैं। उसके बाद आते हैं, जबकि अच्छे तरीके से ये नहीं बता पाए, अच्छे तरीके से जॉन डाल्टन ने बताया इनकी जानकारी, है ना। जॉन डाल्टन को तो आप लोग जानते ही होंगे। उन्होंने ये बात अच्छे तरीके से रखी और लोगों ने एक्सेप्ट की इनकी बातों को। अब समझ में आया इनका फंडा, है ना। अब जॉन डाल्टन ने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए थे। देखिए, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु संरचना की जानकारी दी, मतलब उसी के बारे में बताया जा रहा है, परमाणु संरचना की जानकारी दी। इसीलिए परमाणु संरचना का जनक भी जॉन डाल्टन साहब को कहा जाता है। समझ में आया, परमाणु संरचना का जनक यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का जनक इन्हें ही कहा जाता है। किसको?
परमाणु इनके जॉन डाल्टन को, समझ गए। अब दूसरा पॉइंट है एटम यानी परमाणु शब्द इन्होंने दिया। परमाणु शब्द जो है इन्होंने ही दिया। अरे पहले अगर मतलब कहीं परमाणु मतलब किसी ने मान लीजिए इन्होंने पता किया या कणाद ने पता किया कि परमाणु है यार, परमाणु चीज़ होती है ना, उसमें न्यूक्लियस होता है ना, वगैरह वगैरह, तो उसको नाम भी तो देना चाहिए। तो उसका नाम इन्होंने दिया एटम, कि इन्होंने जॉन डाल्टन ने, है ना, इन्होंने दिया। और कहा कि जो है परमाणु को तोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही मिनी मिनी पार्टिकल में यानी छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं, समझ गए। अब तीसरे पे हम आते हैं। आधुनिक समय में डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया। वाह, आधुनिक समय में डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसान, पाई मेसान इत्यादि में तोड़ दिया गया। वाह भैया वाह, क्या किया गया, ठीक है ना। तो आधुनिक समय में जॉन डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया, ठीक। और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसान, पाई मेसान इत्यादि में तोड़ दिया गया। अच्छा, आप लोग को तो पता ही होगा पाई मेसान मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, पाई मेसान कहाँ रहते हैं, ये सब कहाँ रहते हैं, तो लोग नहीं बताया तब भी तो हम बताएंगे आप सबको क्लियर, ठीक। मान लीजिए ये परमाणु है, ये एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस अभी हमेशा पॉजिटिवली होता है। इसमें होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आवारा होता है, ये चक्कर लगाया करता है ये ऑर्बिट पर, ठीक, यानी कक्षक पर होता है इलेक्ट्रॉन। अब इसको बिठाने का तरीका है, इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे होते हैं, आगे हम सब बताएंगे, धैर्य रखिए। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाया जाता है जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। वही बात हो गई है, समझ में आ गया, पल्ले पड़ा। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाया जाता है जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। अब भैया ये यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं तो क्यों होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, ये क्वेश्चन आपको जानने का हक है, ठीक। तब चलिए हम आगे बताते हैं इसको, थोड़ा सा आगे इसको मिटालते हैं, ठीक। इतना जाना आप लोगों ने, हाँ जान चुके होंगे। तो हम क्या कहने वाले थे, सॉरी इसको भी थोड़ा सा बताना है, इस जैसे एक पॉइंट और बताना है कि जो है इलेक्ट्रॉन, हाँ दो प्रकार जो है मूल कण, इसके आगे एक और है मूल कण, दो प्रकार के होते हैं। अब मूल कण क्या होता है, मूल कण जो है हमको बताना है आपको कि होता क्या है, कैसे होता है। मूल कण मतलब होता है जिस कण के आ जाने पर, मतलब जिस एटम कण के आ जाने पर किसी दूसरे कण की बनने की आवश्यकता ना हो, उसे ही हम मूल कण कहते हैं। अब हम तो आपको बताते हैं, एक मिनट, जैसे इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ही डीपली पॉइंट है लेकिन इतना काम नहीं आएगा आप लोग को, हम बता दे रहे हैं। मूल कण जिस कण के आ जाने पर किसी मतलब जिस कण कर इस कण के बनने पर, हम अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं, समझिएगा आप लोग, बुक में जाके देखिएगा मूल कण क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, ओके। हाँ अब ये ठीक है, तो आप लोग जाके देखिएगा, या परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हैं, है ना, समझ गए। और ये दो प्रकार के होते हैं, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा दो प्रकार के होते हैं। सॉरी इसको हमने बताया ही नहीं यार, इसको बता दें। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस वजह से होते हैं क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों के दोनों कण पॉजिटिवली चार्ज हैं, यानी धनात्मक हैं, ठीक। और हमेशा न्यूक्लियस धनात्मक ही होता है। तो न्यूक्लियस में धनात्मक इसीलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी धनात्मक है, तो वहीं ही जाना चाहेंगे ये लोग। और इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में निगेटिविटी होती है, वो ऋणात्मक होता है। और उसका वर्क क्या होता है कि ये बाहरी कक्षा में ऑर्बिट में रहता है,
ठीक, जब इस पर फोर्स लगता है तो ये स्पिन करने लगता है। ठीक, इसको हम आगे बताएंगे, लेकिन इस ये कारण जान जाइए कि ये निगेटिव होता है, इस वजह से ये इन कक्षाओं में रहता है। और आगे डीपली हम बताएंगे आपको। तब मूल कण बताया हमने आपको, जैसे इलेक्ट्रॉन एक मिनट यार, इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है, क्यों है? किंतु नाभिक एक मूल कण नहीं है। किंतु नाभिक एक मूल कण नहीं है। अब ये है तो है, क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है और नाभिक एक मूल कण नहीं है, इसका रीज़न से बड़ा हम बताएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो कर सकता है आवाज़ एक मिनट, चलिए ठीक। हमने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है किंतु नाभिक एक मूल कण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो कर सकता है वो नाभिक नहीं कर सकता। कुल मिला के अगर हम आपको सीधी बात बताएं तो जो है वो ऐसे कण जिसके निर्माण के बाद किसी और कण की आवश्यकता नहीं होती। समझ गए? ऐसे कण जिसके निर्माण के बाद किसी और कण की आवश्यकता नहीं होती। अब मूल कण भी दो टाइप के होते हैं, एक अस्थाई मूल कण, अस्थाई मूल कण, इसको बोलेंगे स्टेबल, स्टेबल एटम, स्टेबल पार्टिकल, और होंगे ये एक स्टेबल पार्टिकल, और दूसरा होता है अस्थाई मूल कण। यहाँ पे कण लिखा ही नहीं, अस्थाई मूल कण। कण तो आप लोग समझ ही जा रहे हैं, है ना? कण क्या होता है? हाँ, चलिए बताते हैं। अनस्टेबल पार्टिकल, ओके। अस्थाई मूल कण क्या है भैया, बता दो। तो अस्थाई मूल कण है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और अस्थाई मूल कण क्या है? अस्थाई मूल कण पता है क्या है? ये हो जाएंगे न्यूट्रॉन। ओ हाँ, नहीं सॉरी यार, अस्थाई मूल कण तीन होती है, न्यूट्रॉन भी होगा। ठीक, ये अस्थाई हैं तीनों, और ये अस्थाई हैं। ये कौन से होंगे? पॉजिट्रॉन, मेसन, राइटिंग भी बच जाइएगा, केवल आप समझ जाइए, बस देख लीजिए कि समझ में आ जाए आपको, बस इतना बहुत है। मेसन, पाई मेसन इत्यादि। पाई मेसन, यूटीसी, ओके, समझ में आ गया?
क्योंकि मूल कण अस्थायी क्यों होते हैं ये भी सुन लो। मूल कण हमेशा, ये है न्यूक्लियस, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। और पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन्हीं तीनों की ज़्यादा ज़रूरत भी है हमको। पॉजिट्रॉन हो गया, मेसन हो गया, पाइमेसन हो गया, इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमको। है भी तो बहुत ही मिनिमम केस में ऐसे देखे जाते हैं जहाँ पर इसका सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर वैल्यू पूछ लेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है ना, उसका मान तो इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻90, आप यही बताएंगे। और हाँ, एक बात आपको ये बतानी है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी तो जानो, किसने इनको खोज की, पॉजिट्रॉन की, मेसन की, पाई मेसन की, इन सब की खोज किसने की। पहले तो तीन आप लोग जान लो। एक मिनट हम मिटाते हैं थोड़ा सा आगे से, मिट जा भाई, गिव मी टाइम, मिटा दूं। ओके, तो क्या बताया था हमने। हाँ, ये देखिए अस्थायी मूलकण स्टेबल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये हमेशा जो है और परमाणु में होंगे। ये हो गया परमाणु, ठीक, ये हो गया परमाणु, ये हमेशा परमाणु में होंगे। और अस्थाई अस्थाई मूलकण अनस्टेबल पार्टिकल, ये ये ज़रूरी नहीं कि परमाणु में होंगे, ये नहीं भी होते हैं परमाणु में। क्या पॉजिट्रॉन, मेसन और पाई मेसन ये परमाणु में अक्सर होते ही नहीं, होते भी नहीं, ठीक, इसी वजह से इनको अनस्टेबल बोलते हैं। ठीक, अब हम आते हैं, हाँ सॉरी, एक चीज़ हम जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक, जब एक बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा हमको जानकारी बताने का हक है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, क्या आप बता सकते हैं। ठीक, तो अब बता सकते हैं तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वरना हम बता रहे हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो है खोज करने वालों की खोज करता हूँ कि एक मेरे पास जुगाड़ है याद रखने का नियम, सीधा लिख दीजिए आप, ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे, ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन, न्यू से न्यूट्रॉन, ओके, ई पी एन, समझ में आ गया। अब टे से किस वैज्ञानिक का नाम है, किस साइंटिस्ट का खोज की, बताओ। जे थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन, ओके। ये हो गए इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले का नाम, जे थॉमसन। प्रोटॉन का इनको तो याद ही है, रदरफोर्ड, ठीक, रदरफोर्ड, समझ जाइएगा, हम बोल रहे हैं इस वजह से लिख लीजिएगा, मेरी राइटिंग में मत जाइएगा। नाचे, ये हैं जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, समझ में आया। तो यही बात ध्यान में रखिएगा, ईटा पर नाचे, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, ओके। याद रखेंगे इस क्लास को लेने के बाद कि हाँ अब मेरी नॉलेज में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए एंटी पार्टिकल क्या होता है, इसका एक पॉइंट है, बेसिक से पढ़ रहे हैं तो जानना ज़रूरी है। जब दो परमाणु के विपरीत कण आपस में मिलकर एक मिलते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन जैसे, यानी एग्जाम्पल है ये, है ना। जब दो परमाणु के विपरीत कण, अब विपरीत कण क्या हुआ भैया, जैसे ये हाथ है, हाथ का विपरीत क्या हुआ, पैर, समझ गए ना। तो वैसे ही एक विपरीत का इलेक्ट्रॉन का विपरीत पॉजिट्रॉन है, ठीक। अब ये जब आपस में मिलते हैं तो ये नष्ट कर देते हैं खुद को, ठीक, एक दूसरे को, मतलब ये इनको नष्ट करेंगे, ये इनको बिल्कुल नष्ट कर देंगे, ये इनका वो है। अब इतनी सारी पॉइंट हो गई, तो हम सोच रहे हैं आगे चलें, कुछ आपको परमाणु संरचना क्लियर अब बताएं, ठीक।
हो गया। अब चलते हैं परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना कैसी होती है? परमाणु की संरचना गोल होती है, ठीक। अब परमाणु में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस। अब यहाँ से एक बात आती है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो लिख लीजिए, न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड, ठीक। परमाणु का आकार गोल होता है, बीच में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, किनारों पर हमेशा ध्यान रखिएगा जो हम बोल रहे हैं ना, ये आप नोट्स करिए। ये हमारे लैंग्वेज पर जो है, हम इस वजह से हम थोड़ा सा कहीं कहीं ब्रेक हो रहे हैं, इस वजह से, क्योंकि हम उस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में हम ला के तब आप तक हम बता रहे हैं, है ना, तब आप तक हम पहुंचा रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बट उसको ध्यान मत दीजिए, आप एक्सेप्ट करिए हमारी लैंग्वेज की हम कहना क्या चाहते हैं, किस तरीके से आपको समझाना चाहते हैं। ओके, तो ये हुई, एक किनारों पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बीच में हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और किनारों पर होता है इलेक्ट्रॉन। अब समझ में आया? ये होता है परमाणु संरचना का आकार। और ये इसको ना नाभिक भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। न्यूक्लियस यानी नाभिक, ठीक, नाभिक। और ये हो गया जितनी, देखिए बहरहाल अभी आगे भी बताना पड़ेगा, लेकिन जैसे एक कक्षा ये हो गई, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ रेडार सिस्टम होता है, कक्षाएं यानी ऑर्बिट क्लास होती है, ऑर्बिट होती है, ठीक, समझ गए? जैसे KLMN इस तरीके से अगर हम रख लें तब भी ठीक है। ये कक्षा हो गई, ये भी कक्षा हो गई, ये भी कक्षा हो गई, ये सारी कक्षा बोल सकते हैं या ऑर्बिट। ओके, ये परमाणु का आकार है, ठीक। अब हमने बताया कि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इस वजह से इनको न्यूक्लियन बोलते हैं, ठीक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इस वजह से नाभिक को न्यूक्लियन बोलते हैं। यार, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, लिख लो सब लोग, नाभिक में पाए जाते हैं, इस कारण इन्हें न्यूक्लियन भी कहते हैं, भी क्या कहते हैं। ओके, ये एक पॉइंट है, क्वेश्चन टाइप का बन सकता है ना। अब इतनी बातें हो गई, अब हम हो सकता है आगे थ्योरी पे चलते हैं, क्योंकि ये बातें जो है हम लोगों ने पढ़ी, ये हमारी बेसिक थी, पूरी की पूरी बेसिक थी। और अगर इससे भी रिलेटेड किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो हमें मैसेज करेगा, फिर मैं और भी बेसिक वीडियो बनाऊंगा। इससे लेकर ये आप समझ लीजिए क्लास 6 से लेकर जहाँ तक कि आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक। अगर साइंस है, आप क्षेत्र में साइंस है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है आपके लिए। अगर ये आपका बेस मजबूत हो गया ना, तो आप निकाल ले जाएंगे पक्का, ठीक। अब इसके आगे कुछ थ्योरी है, कुछ सिद्धांत है, इसको हम लिख के बताते हैं आप लोग को। नहीं, पहले आप लोग ये भी जानिए। अब परमाणु की त्रिज्या, ये भी होता है, फुल जानकारी तो चाहिए आपको। ये न्यूक्लियस है, ठीक। ओ बाबा, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये क्या है पता है? रेडियस किसकी? न्यूक्लियस की। ओके, यानी कि नाभिक का नाभिक की न्यूक्लियस
त्रिज्या बोलते हैं यार, रेडियस यानी त्रिज्या। ओके, ठीक, समझ में आ गया। और अगर हम इसको ले लें, ये मान लो बी ए बी, ये इसको बोलते हैं परमाणु त्रिज्या, है ना, परमाणु त्रिज्या। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आगे हम लोग देखते हैं परमाणु त्रिज्या को हम लोग परमाणु त्रिज्या को इससे दिखाते हैं, दर्शाते हैं। ओके, ये हो गया एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक। अब और ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की रेडियस को हम लोग ए से दर्शाते हैं। ये हो जाएगा नाभिक त्रिज्या, नाभिकीय त्रिज्या, नाभिकीय त्रिज्या। ओके यार, समझ नहीं पाएंगे आप लोग, सही से लिखते हैं हम। वीडियो लेंथी हो रही है, हम सोच रहे हैं आप लोग को अच्छे से समझा दें सब। नाभिकीय त्रिज्या, नाभिकीय त्रिज्या किससे दर्शाते पता है, एफ से। ठीक, समझ में आ गया इतना। अब हम आगे चलते हैं। क्या आगे चलते हैं भैया, कुछ समझ में आ रहा है, आएगा, धैर्य रखिए। ओके, तो देखिए परमाणु त्रिज्या को 10⁻⁻10 m1 × ए एंगस्ट्रॉम, इसको ये जो ऐसे लिखा ना, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक। और ये नाभिक त्रिज्या इक्वल टू 10⁻50 m1 f फर्मी। ओके, ये ध्यान में रखना दोनों, और नोट्स भी करते जाना। हम एकदम बिल्कुल बेसिक से लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए, वहाँ से बिल्कुल, ठीक। तो अब चलिए हम आते हैं एटॉमिक मॉडल यानी परमाणु, हाँ एटॉमिक मॉडल पे आते हैं, परमाणु मॉडल पे। ये इतना ध्यान में रख लिए, और सब नोट्स भी कर लीजिएगा आप लोग। ज़बरदस्त वीडियो है, बस समझ में आ जाए सबको। वाह, जूस पिला दो मौसमी का। आओ चलिए, अब हम लेके आते हैं किस पे, परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल, ये क्या है भैया, परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल है जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिसमें नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति दर्शाई गई हो। लिखेंगे नहीं, आप लोग लिख लीजिए, केवल हम बता दे रहे हैं, है ना। हम बस इस पर थोड़ा बहुत लिख देंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिसमें नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति दर्शाई गई हो, ठीक, स्थिति दर्शाई गई हो, उसे परमाणु मॉडल कहते हैं। एक मिनट यार, की स्थिति को दर्शाया गया हो, परमाणु मॉडल कहते हैं। बस ये हो गया परमाणु मॉडल।
या है आप लोग की सभी के बुक में है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिसमें नाभिक, नाभिक क्या है पता? वही यार न्यूक्लियस, यही है नाभिक, ये जिसमें नाभिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पी और एन इस की स्थिति को दर्शाया गया हो, है ना, की स्थिति को यानी किस स्टेज में है, कैसे है, क्या है ना। इसका सिद्धांत बहुत है, 2-3 अभी कम से कम 4 से 5 लोगों ने अपना सिद्धांत दिया, लेकिन सबको क्या बोलते हैं? परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल। ठीक, अब जैसे हमारा ये मॉडल है, ठीक, तो वैसे ही समझिए, जिसमें नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति को दर्शाया गया हो, उसे परमाणु मॉडल कहते हैं। अब इसको सर्वप्रथम दिया किसने था पहले पता है? सर्वप्रथम इसको दिया था इसको सर्वप्रथम जे टॉमसन ने दिया था। इसको सर्वप्रथम जे टॉमसन ने दिया था। ठीक, हाँ ठीक हो गया। इसको सर्वप्रथम जे टॉमसन ने दिया था। इन्होंने शायद इसे तरबूज मॉडल भी कहा था। ठीक, क्या यही परमाणु मॉडल में इसमें नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति को दर्शाता है, उसे परमाणु मॉडल कहते हैं। इन्होंने ये दिया था, है ना, और इसको सर्वप्रथम बताया भी था। इन्होंने इसको तरबूज का मॉडल भी कहा था। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हम रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल मॉडल यस, रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड कौन थे भैया? अब इनके बारे में पढ़ो, बोलो। रदरफोर्ड ने क्या किया था? ठीक, ठीक, वो उतना तो हो गया, ठीक है। अब कुल मिला के बात ये थी कि जो है परमाणु स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको हमें पूरा अच्छे से समझाना था, तुमने समझाया। और अभी इसमें सिद्धांत है, कुछ सिद्धांत है। जैसे एक सिद्धांत हमने ये लिखा है, नोट करने में थोड़ा सा ये आप लोग को नोट भी करना है, इसी वजह से मैंने लिखा है कि आप लोग कर लें नोट इसको, वरना इसके लिए देर लगती। तो हम पहले नोट कर लिए, तब अपना वीडियो शूट किया। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको आप लोग नोट करिएगा। और हम आगे अभी 2 पॉइंट, अभी बोरबरी, अरे उनका मैक्सवेल का सिद्धांत और मैक्सवेल और बोरबरी, हाँ बोरबरी, ये दो सिद्धांत अभी और बचा है, जिसमें से सबसे बढ़िया माना गया है, जिसको जो है एक्सेप्ट किया गया है ना, वो है बोरबरी का सिद्धांत। वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आपको, वो देख लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो, बहुत ही अच्छी वीडियो होगी, वो भी सब बेसिक से पूरा होगा, एक एक चीज़ समझाया जाएगा उसमें। तो अभी देखिए एक सिद्धांत और पढ़ लेते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये रदरफोर्ड ने दिया था, रदरफोर्ड भी एक लोग थे, ठीक। तो इन्होंने अल्फा किरणों को क्या किया पता है? इन्होंने पहले मॉडल बनाया। देखो सारी बात परमाणु पे ही चल रही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर, ठीक, परमाणु की संरचना पर सारी बात। देखिए ये इस मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन भी कहते हैं। इसमें रदरफोर्ड ने रेडियम से अल्फा किरणों को निकाला था, मतलब रेडियम से अल्फा किरण को निकाला था और सोने की पतली परत पर प्रहार कराया था। सोने की पतली परत पर प्रहार कराया था। ये हो गई जो है रदरफोर्ड ने रेडियम से निकाला, यहाँ से निकाला था, है ना, अल्फा किरण, और पतली परत पर जो है प्रहार कराया। और किस पर? देखिए इन्होंने एक
परमाणु पर प्रहार कराया, क्या जानने के लिए कि परमाणु का कैसा भाग किस तरीके से है, कहाँ पे है, क्या परमाणु पूरा ठोस है, क्या परमाणु पूरा ठोस है, क्या नहीं है ना, क्या खोखला है। ये सारी जानकारी इनको परमाणु मॉडल से मिली, किसके, रदरफोर्ड को, है ना, इन्हीं के मॉडल से। तो इन्होंने जब कराया है प्रहार, जब कराया उस पर रेडिएट जब डाली लाइट इसकी, है ना, प्रकीर्णन कराया, तो इनको क्या पता चला, पता है, अधिकांश अल्फा किरणें सोने की चादर को पार कर गई। मतलब अधिकांश, ये देखिए वो पार कर गई है ना, यहाँ से निकली ऐसे ऐसे चली गई वहाँ तक, है कि नहीं, गई है कि नहीं, ये सारी अल्फा किरणें हैं। देखिए टेल बना है आगे, हेड, है ना, यहाँ से निकलती हुई सारी चली गई। अधिकांश अल्फा किरणें सोने की चादर को पार करती हुई, है ना, पार कर गई, अतः परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ये क्या बात, जब पार कर गई तो रदरफोर्ड को ये समझ में आया, ओ परमाणु का आधा भाग जो है खोखला होता है, तभी क्रॉस कर गया। अच्छा, जैसे ये कैप है, कैप में ये निब तभी घुस सकती है जब ये खोखला होगा ना। ये जैसे अगर इधर से देखिए प्लेन है ना, ठोस है, इधर हम इधर से लगाना चाहे नहीं लग पाएगी, तो इधर से हम क्या जानेंगे कि ओ इधर से ये जो है सरफेस पूरा इसका टाइट है, ढका है पूरा, है ना, ये ठोस है, इधर से नहीं, और ये ठोस नहीं है। तो वैसे ही रदरफोर्ड ने भी इधर से जब इन किरणों को पास कराया तो कुछ किरणें जब वो सीधा चली गई तो इन्होंने कहा ओ ये ठोस है परमाणु, है ना, तो ये ठोस है, ये खोखला है परमाणु, जब निकल गई पूरी। अब दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या किया, कुछ अल्फा किरणें परमाणु को, कुछ अल्फा किरणों परमाणु के मध्य से थोड़ा विचलित होकर तिरछा गुजर गई। जो देखिए ये परमाणु के मध्य से जा रही थी, पहले ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड, ये दूसरे कक्षा से जो जा रही थी चली गई, और जो परमाणु के थोड़ा सा न्यूक्लियस के नज़दीक आ रही थी जाने के लिए, वो थोड़ा सा विचलित हो गई, यानी तिरछी हो गई, बॉन्ड हो गई, ठीक। तो ऐसी हुई ये, अब ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा विचलित हो गई, अतः इन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग धनात्मक है। इन्होंने कहा मध्य भाग धनात्मक है। क्यों धनात्मक है, क्योंकि वहाँ पर इनकी किरणें जा ही नहीं रही थी, विचलित हो रही थी। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, है ना, इन्होंने, हाँ ये बात है, इन्होंने 12,000 में से 12,000 अल्फा किरणों को पास कराया था लगभग, समझ रहे हैं ना, जिसमें से एक अल्फा किरण केवल जो यहाँ मध्य न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस नाभिक, ठीक, जहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ये किरण जो गई यहाँ से तो मध्य से टकराकर फिर वापस चली आई। देखा, तब इन्हें लगा ओ माय गॉड, यहाँ पे लग रहा है पत्थर है, कोई ठोस है। तब इन्होंने माना कि हाँ परमाणु का बीच वाला भाग ठोस होता है, यानी परमाणु में न्यूक्लियस का भाग, बीच का भाग, यानी कि परमाणु का न्यूक्लियस ठोस होता है, नाभिक परमाणु का ठोस होता है, ठीक, परमाणु के बाहर का भाग खोखला होता है। इन्होंने ये बात इससे प्रूव्ड की। अब ये सारी पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, ठीक, और जितना मैंने समझाया इसको आप लोग बताइएगा समझ में आया है या नहीं समझ में आया। बाकी हम बहुत लेंथी वीडियो नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि अगर कोई बैठ के मेरी वीडियो देखेगा भी तो उसको बोरिंग भी नहीं लगेगा, और मेरे हिसाब से तो मेरी लैंग्वेज पे अगर वो इंसान डिपेंड है तो उसको समझ में आ जाना चाहिए, कंफर्म हूँ मैं। तो अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता तो हमें मैसेज करिएगा या कॉल करिएगा। और जो है नेक्स्ट लेक्चर आएगा बोरबरी का और उनका जो है मैक्सवेल और बोरबरी का, ये दोनों जो है इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसमें बोरबरी का जो सिद्धांत है वो सही बताया है बोरबरी ने परमाणु मॉडल के बारे में, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इनके बारे में जितना सब कुछ बताया है एकदम क्लियर बताया है ना, तो उनको एक्सेप्ट भी किया गया है वो मॉडल। तो इसलिए उनके मॉडल पर ज़्यादा हम लोग को, सिद्धांत पर जो पढ़ाएंगे उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये था बेसिक आपका, ठीक, पढ़िए अच्छे से, समझ से, और जो समस्या होगी बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।